तो हमने ये पढ़ लिया था कि दो तरह का सेविंग, दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। एक्स पोस्ट का मतलब व्हाट वी डिड, एक्स एंटे मतलब व्हाट वी आर विलिंग टू। बट इसको स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी में दाएं बाएं कहीं पे भी लिख लें, अप्रोचेस फॉर डिटर्मिनिंग द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। I repeat, approaches for determining the equilibrium level of output. Approaches for determining the equilibrium level of output. जो लास्ट में हम कर रहे थे एक्स एंटे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, वो पढ़ लिया था। एक्स पोस्ट आज का टॉपिक है, बट मैंने कहा ये आपको चीज पहले लिखवा दूं बिकॉज इसका कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। व्हाट इट क्लियर, कुछ अभी पढ़ना बाकी है। एवरीबडी हैज रिटन दिस चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, सो राइट डाउन ऑन द नेक्स्ट लाइन, approach 1. AD and AS approach equilibrium shall be determined at the level where AD equals to AS। और जब तक AD equals to AS नहीं होगा, कंट्री में गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सबको लोग ऐसा एफर्ट करते रहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम आ जाए। समझ में आ गया? लास्ट लेक्चर थोड़ा सा याद हो अगर लोगों को, तो हमने एक बार देखा था कि भाई कंट्री में डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है। आई रिपीट, डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है। तो जब बच्चों डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो गवर्नमेंट विल टेक, प्राइवेट सेक्टर विल टेक, बिजनेसमैन विल टेक व्हाट एफर्ट्स? बढ़ाएंगे प्रोडक्शन या घटा देंगे? बढ़ाएंगे। डिमांड इज मोर, उसको फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे ताकि शॉर्टेज खत्म हो जाए। तो क्या जादू टोना करेंगे कुछ? नो, दे विल हायर मोर वर्कर्स, दे विल अरेंज मोर लैंड। लॉजिक समझ में आ रहा है? मोर एंटरप्रेन्योर्स, मोर कैपिटल, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फ्री में तो लोग काम करेंगे नहीं, इनकम भी बढ़ जाएगी। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? चलिए आगे एक दो लाइनें और लिखेंगे आप इसके। इफ AD is more than AS, सुनाई पड़ी बात चलन? AD is more than AS। सो कंट्री में क्या होता है जब AD ज्यादा होता है AS से? इन्फ्लेशन होता है। इज दैट क्लियर? इस इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए हम आउटपुट को क्या करेंगे चिल्ड्रन? आंसर, आउटपुट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। आउटपुट फ्री में तो इंक्रीज होगा नहीं। आउटपुट इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज up to the level where, or you can say until unless AD equals to AS। Any doubts? Many doubts? बच्चों बात समझ में आ गई? बच्चों बात समझ में आ गई? चलिए इसी का रिवर्स टॉक करेंगे अब हम। रोमन 2, इफ AD is less and AS is more, कंट्री में डिमांड कम है बट सप्लाई ज्यादा है, गुड्स इतने ढेर सारे हैं कि कोई खरीदने वाला उनको है ही नहीं, will the output be increased? No. So output needs to be restricted till the existing
stock is sold off. I repeat, till the existing stock is sold off. जब तक existing stock बिक नहीं जाता तब तक हम further produce नहीं करेंगे. And employment will be what, children? Decreasing or increasing? Decreasing. हम क्या करेंगे? रिसोर्सेज को हायर करके, गुड्स ऑलरेडी हमारे पास ज्यादा है, तो हम तब तक लोगों को जॉब से निकालते रहेंगे और कहेंगे घर पे बैठो अनटिल अनलेस हमारा स्टॉक बिक नहीं जाता, हमारी सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं हो जाती. एक चीज बीच में और लिखवानी थी आपको. एडी इज सी प्लस व्हाट चिल्ड्रन? आई needs to be equal to what? C plus S. Do you find any common parameter in AD and AS, children? Very good. C आपको सेम मिलता है. तो टू सेक्टर मॉडल थोड़ा सा याद करेंगे. जितना प्रोड्यूसर्स ने बनाया, जितना आपको उन्होंने एज एफओपी इनकम दी, वो उतनी ही वैल्यू थी जितने गुड्स उन्होंने आपसे बनवाए थे. आप मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अगर ये सारे गुड्स आप खरीद लेते हैं, आई रिपीट चिल्ड्रन, ये सारे गुड्स आप खरीद लेते हैं, तो मार्केट में ना कोई शॉर्टेज होगा ना सरप्लस. शॉर्टेज कब होता है? आप खरीदना ज्यादा चाहते हैं बट उतने गुड्स ही नहीं है. सरप्लस कब होता है? गुड्स तो आपने ज्यादा बनाए थे बट अब आप उनको खरीदना नहीं चाहते हैं. लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर सी सेम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. किसे सेम करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए? आई एंड एस. तो आपकी जो सेकेंड अप्रोच होती है चिल्ड्रन, दैट इज बेसिकली equating what is called as investment and saving. So this is approach 1 and now it will be approach 2. S and I approach. Got it? तो अभी मैंने आपको ADAS के बारे में ही लास्ट लेक्चर में भी कुछ बताया था. पहले ADAS ठीक से पढ़ लेंगे, फिर S और I पे जाएंगे. तो इसको बच्चों झटपट अपडेट कर लीजिए, देन आई प्रोसीड फर्दर. चलिए, तो शुड आई क्लियर द स्क्रीन? चलिए बच्चों, तो वापस चलते हैं. सो कॉल्ड जो हमने लास्ट लेक्चर जिस कॉम्पोजिशन का करना था यहाँ पे, दैट इज एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट. प्लान्ड वाला तो टाइम पास पढ़ाया जाता है, चाहे वो एक्स एंटे सेविंग हो चाहे एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट. रियल इकोनॉमी यही है. So what we actually happen to save is known as ex post saving. जो पैसा हमने सही में सेव कर दिया, हम कमा रहे हैं 10 रुपीज, 3 रुपी हमने खर्च कर दिया. हाउ मच वी हैव नॉट स्पेंड? 7. वी आर थिंकिंग कि हम 7 सेव करेंगे बट हमने सेव किया सिर्फ 6 रुपी. आई रिपीट 6 रुपी. ये 6 बैंक में चला गया. आगे बैंक को लग रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स 4.5 रुपीज इनसे ले जाएंगे. एंटरप्रेन्योर 4.5 भी लेके जा सकते हैं, 4.5 से ज्यादा की डिमांड भी कर सकते हैं, 4.5 से कम की भी कर सकते हैं. तो रियल कंट्री में जो इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है, दैट इज कंसिडरिंग एक्चुअल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड नॉट सो कॉल्ड assumed or anticipated saving and investment. So please put this in your copies. Actual saving in an economy is ex post saving, and actual investment in an economy done by the entrepreneurs is called as ex post investment. जो भी इक्विलिब्रियम डिटरमिन होगा बच्चों, आई रिपीट वंस अगेन, इट इज विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल सेविंग एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट. एक्स एंटे सिर्फ आपको पढ़ा दिया जाता है थियोरेटिकली, कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है इसका. सो एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल. ये जरूरी नहीं है, बकवास है. ये तभी इक्वल होगा जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी. समझ में आ गया? आपने सेव किया 10 रुपी, ये पैसा आपने बैंक में रख दिया, बैंक से पूरा 10 रुपी इंप्लॉय हो गया बिजनेसमैन के थ्रू. व्हाट इट क्लियर? तो इकोनॉमी स्टेबिलिटी में आ जाएगी. तो दिस इज ऑलवेज इक्वल ओनली व्हेन द इकोनॉमी इज हैविंग इक्विलिब्रियम लेवल. रियलिटी में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर इक्विलिब्रियम हो गया फॉर अ लॉन्ग पीरियड तो सो कॉल्ड इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कुछ भी नहीं होगा. डिफ्लेशन तो खैर होना भी नहीं चाहिए, खतरनाक है. बट अगर इन्फ्लेशन भी जीरो हो गया, देयर वुड बी नो डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड. क्यों नो डेवलपमेंट? भाई दाम बढ़ेंगे नहीं, कंपनीज के बिजनेसेस के प्रॉफिट ज्यादा नहीं होंगे, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा कहां से खर्च करेंगे, इनोवेशन कहां से करेंगे. तो माइल्ड इन्फ्लेशन 3-4-5% तक चलता है. जब डबल डिजिट हो जाता है देन इट इज हजार्डस बेसिकली. गॉट इट क्लियर? तो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज नॉट पॉसिबल. मान लीजिए पिछले 10 साल से डॉलर का प्राइस एक ही टिका रहता,
क्या इंडियंस की जील होती है, एंथुसियाज्म होता है यूएस जाके जॉब करना? नो। क्यों जाते हैं यूएस जॉब करने? भाई डॉलर का प्राइस बढ़ेगा। आज अगर $5,000 का जॉब मिल जाए और 80 रुपए का डॉलर है तो 4 लाख रुपए सैलरी होगी हमारी। कल को डॉलर और बढ़ेगा, और अगर हमारी सैलरी $5,000 ही रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल को डॉलर 100 रुपए का हो जाए तो $5,000 विल बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज 5 लाख रुपीज, बिकॉज इंडियंस लिविंग देयर वर्किंग देयर थिंक व्हाट, दैट अ डे वुड कम व्हेन दे विल रिटर्न टू इंडिया। 99% वापस नहीं आते हैं। सर क्यों नहीं आते हैं? मेरी माटी मेरा देश रह गया जहां था वहीं पे ही। तो सो कॉल्ड वापस क्यों नहीं आते भाई? वहां बड़ा सिस्टम चलता है। यहाँ पे तो एक आदमी घर में चाहिए, दिन भर का बिजली बिल जमा करा रहा है, टेलीफोन बिल जमा करा रहा है, मोहल्ले वालों से लड़ाई कर रहा है, यही सब कर रहा है। वहां पे ये सब फालतू के काम हमारे पास नहीं होते हैं। बड़े सिस्टमाइज्ड कंट्रीज हैं वहां पे। गवर्नमेंट ने 3-4 फालतू के नोटिस भेज देती है यहाँ पे लोगों को, अब चलो उसी का सेटलमेंट करते रहो। तो 99% पीपल वोंट रिटर्न बैक एवर, बट जाते इसी बिल से हैं। या अगर नहीं भी आएंगे तो एटलीस्ट उनके पेरेंट्स इंडिया में स्टे कर रहे हैं, या इंडिया में कंपेरेटिवली प्रॉपर्टीज अगर सस्ती हैं तो वहां से कमा के यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो रिटर्न्स उससे भी वो कमा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ गया? तो एक्स पोस्ट सेविंग मतलब एक्चुअल सेविंग एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा, बट ओनली व्हेन द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। और कभी भी लॉन्ग पीरियड में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी ही नहीं, रहनी चाहिए भी नहीं। आप अपना बॉडी टेम्परेचर दिन में 5 बार मेजर कर लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, वो जो थर्मोमीटर होता है ना इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो तो फर्जी टाइप का होता है। जो मर्करी वाला होता है बढ़िया क्वालिटी का, 0.01 डिग्री कुछ ना कुछ फर्क तो रहेगा ही रहेगा। और वो नॉर्मल बेकार वाला तो 98.6 दिखा देता है हमेशा, बट एग्जैक्टली 98.6 कभी होगा ही नहीं। यू आर सिटिंग इन एन एसी रूम तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, एसी ऑफ होगा थोड़ा सा फिर से बढ़ जाएगा, गुस्सा आ गया तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। अब ऐसे ना हो कि मम्मी पापा गुस्सा है मुंह में टेम्परेचर लगा देगा, देखेगा कितना टेम्परेचर है, 102 डिग्री है तो गुस्सा आया मम्मी का, अगर 99.5 है तो गुस्सा कम है। हमारी बेवकूफी की हरकतें चालू रह सकती हैं। डोंट टेक दैट रिस्क। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए। सो बच्चों, इक्विलिब्रियम लेवल कब होगा? सर सब्जी बेचना सिखा रहे हैं क्या? तराजू आ गया। व्हेन एडी इक्वल्स टू एएस। गॉट इट क्लियर? फिर से लिख लीजिए, थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपको अभी भी ये बात लिखवाई है। राइट डाउन। सो देयर आर 2 अप्रोचेस एज आई सेड, बट वो 2 अलग हैं, ये 2 अलग हैं। क्लासिकल अप्रोच थी जेपी से की, जेपी से, ये कुछ बोल नहीं पाते थे किसी से, इसलिए उन्होंने नाम ही से रख लिया, जीन बैप्साइट से। और ये तो जानते ही अंकल जी को आप, जॉन मेयर्ड कीन्स। ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले ही चले गए, नहीं तो मैं बुलवाता इनको इंडिया आपसे मिलवाने के लिए। तो एक भैया की क्लासिकल अप्रोच थी जिन्होंने ये बोला कि अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम रिसोर्सेज को चेंज नहीं कर सकते। बट हमारे कीन्स अंकल बोलते थे अप टू सर्टेन एक्सटेंट रिसोर्स का चेंज होना पॉसिबल है, बट उसके बाद चेंज होना पॉसिबल नहीं है। तो दोनों की अलग अलग अप्रोचेस थी। एज ऑफ टुडे जब आप ये अप्रोचेस पढ़ते हैं आपको लगता है सर बेवकूफ थे क्या? दुबई जाके देखिए, पाम जुमेरा आइलैंड नदी के ऊपर उन्होंने पूरा सो कॉल्ड सिटी बसा दिया। सर ये अकलमंद नहीं थे। आप आज की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 46 की। और अप्रोच कब दी थी इन्होंने? 1929 39 जब ग्रेट डिप्रेशन यूएस में आया था, तो उस समय थोड़ा रिसर्च लिखी, रिसर्च तो पहले से लिखी होगी इन्होंने, सिर्फ उसको अप्लाई करके लोगों को समझाने के लिए 29 to 39 का पीरियड ग्रेट डिप्रेशन का यूज किया गया। आई सपोज आई एम नॉट फास्ट, आई एम नॉट वेरी फास्ट, थोड़ा सा तो फास्ट होना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया में पीछे रह जाएंगे, पीछे टक्कर मार के चला जाएगा। तो सो कॉल्ड इनकी अप्रोच तो पुरानी थी, 100 साल पहले लगभग इन्होंने अप्रोच बनाई होगी, लगभग से 1923-24 में। तो उस समय रिसोर्सेस क्या थे और आज रिसोर्सेस क्या है, समझ में आ गया? आपके दादाजी ने आपसे पूछा 7 का टेबल सुनाओ, आपने कैलकुलेटर लिया और टेबल सुनाना चालू कर दिया। आप कह रहे हैं दादाजी ने बहुत इजी क्वेश्चन पूछा। भाई दादाजी उस जमाने के थे व्हेन देयर वर नो कैलकुलेटर्स, और आज तो आपके पास एआई है। आप एआई को बोल देंगे चैट जीपीटी सुना मेरे दादाजी को टेबल, वही सुना देगा पूरा। तो उस जमाने की भी बात जरूर आप किया करिए। सो ये भाई साहब क्या बोलते थे? सप्लाई क्रिएटेड इट्स ओन डिमांड, आउटपुट जनरेट्स इनकम विच इज ऑलवेज इक्वल टू स्पेंडिंग। सर ये आवारा टाइप के थे सर। इनका ये मानना था कि लोग जितना कमाते हैं पूरा का पूरा, यूएस में ऐसा ही होता है बेसिकली, जितना कमाते हैं सब खर्च कर देते हैं, वो कभी सेविंग पे ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ सेविंग पे ध्यान दिया जाता है। क्यों भाई? लोगों ने काफी प्रॉब्लम झेली हुई है ब्रिटिश रूल वगैरह में, उनका सब कुछ लुट पुट गया था। और यहाँ पे जो इंसान सेव नहीं करता, मोहल्ले वाले बोल बोल के सेव कराते हैं, आवारा कहीं का, कुछ पैसे नहीं बचाता है। मोहल्ले वाले बाद में बोलेंगे, पहले घर वाले बोलेंगे। समझ में क्या? और हमारी कोई भी जनरेशन हो, चाहे आपके दादाजी की जनरेशन हो,
चाहे आपके पापा की और मेरी जनरेशन हो, हम लोग सेम एज ग्रुप के हो गए मान लीजिए, लगभग 1-2 साल बड़े छोटे होंगे फॉर एग्जाम्पल, आपकी जनरेशन हो, अपनी अगली जनरेशन को एकदम नालायक, निठल्ला, कामचोर समझते हैं, ऐसा समझ लेता हूँ भीख ही मांगेंगे बस, और इतना पैसा उनके लिए छोड़ के चले जाते हैं। बच्चा कहेगा करेंगे क्या काम करके, करोड़ों रुपए दादाजी छोड़ गए, करोड़ों रुपए पिताजी छोड़ गए, हु इज गोइंग टू स्पेंड दिस मनी। वो जनरेशन कभी कभी गड़बड़ा जाती है। तो इंडियंस की मेंटालिटी होती है, बच्चों के लिए जितनी गुल्लक खजाना भर सकते हो भर लो। गॉट इट क्लियर? देयर आफ्टर भाई साहब ने बोला फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज रेट, कहने का मतलब अगर लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वेजेस भी बढ़ेंगी। अब ये इंडिया में ऐसा नहीं होता था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो इसीलिए इनकी थ्योरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, और जो हमारे कीन्स भैया ने थ्योरी लिखी वो वर्ल्ड वाइड थोड़ी ज्यादा एप्लीकेबल थी। इकोनॉमी ऑलवेज फंक्शंस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मैंने बोला ना, ये मानते थे कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूज्ड हैं, बट कीन्स अंकल बोलते थे ऐसा नहीं है, अप टू सर्टेन एक्सटेंट हम रिसोर्सेज को और क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, हम उसके बाद फर्दर रिसोर्स को नहीं बढ़ा पाएंगे, और अगर उसके बावजूद भी डिमांड बढ़ती गई फिर उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सो ये भाई साहब बोलते थे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है बट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। बट एज ऑफ टुडे चिल्ड्रन क्या ऐसा है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, मतलब लोग जानबूझ के काम नहीं करना चाहते, आवारा टाइप के लोग, इनवॉलंटरी भी है, काम तो हम करना चाहते हैं बट हमें अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली या किसी भी दूसरी रीजन से, कंपनी में चेंज आया हमें निकाल दिया गया बाहर, कोविड आया लोगों को जॉबलेस कर दिया गया, तो इनवॉलंटरी भी एग्जिस्ट करता है। तो खैर ये बेवकूफ नहीं थे, ये भी इंटेलिजेंट थे, इक्वली इंटेलिजेंट थे, बट इन्होंने किस जमाने में थ्योरी लिखी होगी, लेट्स सी। ये 1832 में भाई साहब चले गए, 51 साल बाद, क्या शगुन का नंबर 51, जेएम कीन्स पैदा हुए, तो सोचिए उन्होंने कब थ्योरी लिखी, 1767 से 1832, तो पैदा और मरना है, थ्योरी मेरे हिसाब से शायद लिखी होगी 1823 वगैरह में, आज के मुकाबले 200 साल पहले, 200 साल पहले। ऑब्वियसली ट्रू, किसी ने शायद ये भी नहीं सोचा होगा कि एयरप्लेन जैसा कुछ होगा, और आज हम एआई से भी ऊपर चले जा चुके हैं, एसी के जमाने में आ गए हैं। व्हाट इज एसी? एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, एसी इज आर्टिफिशियल कॉन्शियस। व्हाट? आर्टिफिशियल कॉन्शियस। सर ये क्या होता है? आपने अगर वो रोबोट वाली मूवी देखी हो, रजनीकांत वाली पहली वाली, जिसमें अक्षय कुमार नहीं था, तो उसने चिट्टी को बनाया था, बट वो कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता था, तो ये एआई है, बट बाद में ऐश्वर्या राय से शादी करनी होती है उसको, वो एसी बन जाता है, आर्टिफिशियल कॉन्शियस। समझ में आ गया? आर्टिफिशियल कॉन्शियस, मशीन्स को फीलिंग्स नहीं होती है, बट जब वो आ जाएंगी तो फिर ह्यूमन बींग्स के लिए सही में बहुत ज्यादा खतरा बन जाएगा वो, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, फिर वो मेरे से बेटर टीचर बन जाएगा, बट जब तक एआई है तब तक मैं ही बेटर रहूंगा, मैं उसका स्विच ऑफ कर दूंगा कुछ मेरे से अच्छा बताएगा तो। बट एसी में तो क्या होगा, स्विच ऑफ ही नहीं होगा, जैसे आईफोन देख लीजिए, आप नॉर्मली उसको ऑफ नहीं कर सकते, आपको अंदर जाके उसको ऑफ करना पड़ेगा, वो बटन से ऑफ नहीं होगा, इट्स लाइक दैट। ओके, तो इसको झटपट लिख ले बच्चों, से भैया क्या बोलते थे वेरी क्विकली। थ्योरी में एक बात ये भी है समझने लायक, कि आप इक्विलिब्रियम डिटरमिन कर ही नहीं सकते, जो है वैसे ही उसके हाल पे छोड़ दो। क्यों सर? बिकॉज इट सेज इकोनॉमी इज ऑलवेज फंक्शनिंग एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप चाह के भी ना आउटपुट को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो सब भगवान भरोसे था इन भाई साहब का। ठीक, इनको ज्यादा मत देखिए, तिरछी निगाहों देखना है, कहीं रात में सपने में ना आ जाए। गॉट इट? तो इसलिए इन्होंने थ्योरी कुछ खास नहीं बनाई, अब आपके रेफरेंस में इनकी थ्योरी बेकार है, बट उस जमाने के रेफरेंस में ये थ्योरी अच्छी रही होगी। तो क्लासिकल थ्योरी और किनीजियन अंकल की थ्योरी में डिफरेंस क्या है? से साहब बोलते थे फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉर्मल, मतलब ये मान के चलते हैं कि सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी फुल्ली यूज हो रहे हैं, बट कीन्स अंकल क्या बोलते थे, प्रैक्टिकली ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर इंसान हर समय कुछ ना कुछ काम करता रहे। Every piece of land is productive. Every money which is lent or borrowed is useful and is helping in earning money. And every entrepreneur is always doing innovation. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर 94 to 96%, ये इकोनॉमिक्स का ही डेटा है बेसिकली, 94 to 96% वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उस केस में कंट्री को मान लिया जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बिकॉज 100% लोग कभी भी काम नहीं करते। नहीं सर हमारे पापा के पास काम है सर, अरे संडे ऑफ रहता है भाई, या संडे चलिए खुला है ऑफिस या शॉप खुली है, या मान लीजिए इंडस्ट्रियलिस्ट है फैक्ट्री खुली है, तो रात में जब सो रहे हैं तो कोई काम नहीं कर रहे ना, तो हाउ यू कैन से मैथमेटिकली टू बी 100%? कभी कोई पुराना प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो रहा है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है,
फैक्ट्री में चल रहा है रेनोवेशन, रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, पुराना प्लांट हटा के नया प्लांट लगाना है, तो वीक 10 डेज 15 डेज के लिए प्लांट शटडाउन भी होता है। तो प्रैक्टिकली 100% एम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं हो सकता। क्लासिकल थ्योरी बोलती थी अगर मैं हूं तो आप हैं। सर व्हाट न्यूसेंस यू आर सेइंग, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आप वो पढ़ लेंगे, इज इट प्रैक्टिकली ट्रू? नो, जो आप पढ़ना चाहेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा जे बी से साहब गलत, अगेन मैं बोल रहा हूं, नहीं बोलते बच्चों, क्योंकि डेज वर देर मेरे दादाजी बताया करते थे जो भी प्रोडक्ट मार्केट में हम लाके बेचेंगे कस्टमर उसको खरीद लेता था। क्यों? वो जमाना ऐसा था जब मार्केट में चॉइस नहीं होती थी। शॉपकीपर अगर इंफीरियर प्रोडक्ट बेच रहा है, चावल फॉर एग्जाम्पल इंफीरियर बेच रहा है, मेरे दादाजी का हैवी कमर्शियल व्हीकल्स का होलसेल का बिजनेस था, तो अनब्रांडेड प्रोडक्ट भी 3 गुना दाम पे बेचो तो बिक जाता था, क्योंकि मार्केट में कोई ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। एक इकलौती शॉप है रिलायंस वालों की, जो कपड़ा वो बेचेंगे आपको मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। बट वेन देर आर 10 डिफरेंट ब्रांड्स, आप 10 में से किसी को चूज कर सकते हैं, और वो ब्रांड भी उस चीज को बेचेगा जो आप चाहोगे खरीदना, आपके ऊपर अपना कंपल्जन इंपोज नहीं कर सकता। तो जे बी से के जमाने में होता क्या था कि भाई रिसोर्सेज वो वेरी लेस, तो जो बना बाजार में बिक गया। बट अब ऐसा नहीं है, आप XYZ सेलर हो, कुछ बना रहे हो, मैं आपसे बेटर बना रहा हूं, कस्टमर को जो अच्छा लगेगा कस्टमर वो खरीदेगा। तो ये सही में कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है। जे बी से साहब उस जमाने के थे जब ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं थे। लॉजिक समझ में आ गया? वेजेस आर फ्लेक्सिबल, जे बी से साहब बोलते थे कि अगर भाई वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी तो वेज रेट बढ़ेगा। मेरे को एक क्रॉस चेक लेना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ फ्लेक्सिबल वेजेस एंश्योर्स, ठीक है। बट हमारे कीन साहब क्या बोलते हैं, व्हेन यू आर एम्प्लॉयड समवेयर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, व्हेन यू आर एम्प्लॉयड समवेयर शॉर्ट ड्यूरेशन में वेजेस आर सेम, बट लॉन्ग ड्यूरेशन में दे डिफर। 5 साल एक कंपनी में जॉब किया, ज्वाइन किया था 1 लाख रुपीज पर मंथ में, 5 साल तक आपकी सैलरी हो गई लेटर से 2,40,000 रुपीज। अब आपको नया ऑफर किसी कंपनी से 3.5 लाख रुपए पर मंथ का मिल रहा है, आपने स्विच करके वो कंपनी ज्वाइन कर ली, बट शॉर्ट ड्यूरेशन में योर वेजेस वुड रिमेन सेम, लॉन्ग ड्यूरेशन में इट विल चेंज। बट हमारे से साहब क्या बोलते थे, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, ऑलवेज वेजेस आर फ्लेक्सिबल। ये अगेन डिफरेंस था। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ वॉलंटरी होता है। केनेजियन साहब बोलते थे, सॉरी जेएम कीन साहब बोलते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी के साथ साथ इनवॉलंटरी भी होता है, और ये रियल लाइफ पे थोड़ा ज्यादा थे। तो ऐसा नहीं कि कीन्स की थ्योरी बेटर थी उसकी खराब थी। क्लासिकल थ्योरी जब से साहब ने लिखी उन्होंने अपने जमाने की बात की, लॉजिक समझ में आया? एक बार मेरा फ्रेंड है, उसके दादाजी बोल रहे थे कि हम जब थे तो 100 रुपए में पूरा घर चलाते थे। दोस्त ने बोला दादाजी अब मॉल में कैमरे लग गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि दादाजी सामान चुरा के लाते थे। मेरे फादर इन लॉ वाइफ्स, सो कॉल्ड चाचा जी आप बोल सकते हैं, लंदन से डॉक्टरी पढ़ गया है, समझ आ गया? उनकी पहली सैलरी थी 175 रुपीज। कितनी? 175। और शायद आपका ये 2 दिन का सो कॉल्ड रिफ्रेशमेंट का और स्नैक्स का कैंटीन का खर्चा होता होगा, नॉट लेस देन दिस, थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, मान लीजिए 50-100 रुपए तो पर डे आप खर्च कर ही लेते होंगे, कभी मोमोज वगैरह खा लिए, समझ में आ गया? और एट द एज ऑफ 76 ही डाइड समवेयर इन द ईयर 2021 आई सपोज। और पहला जॉब जो इनका था वो किसी गांव के मेडिकल सो कॉल्ड हॉस्पिटल में था, जिसको आज की तारीख में आप PHC बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर। एंड लास्ट व्हेन ही रिटायर्ड इन द ईयर 2005 ही वाज द चीफ मेडिकल ऑफिसर एट राज्यसभा लखनऊ, एसोसिएट डायरेक्टर वाइटर कुछ थे वहां पे, और इट मतलब रैंक सीएमओ की इक्विवेलेंट थी। तो ही यूज्ड टू टेल मी कि हमारी पहली सैलरी 175 रुपए हुआ करती थी। सोचिए 175 रुपए, आज को 175 में काम करेगा? नो। व्हेन आई आस्क्ड हिम कि भाई देशी घी का प्राइस क्या था, एडिबल ऑयल, तो दैट यूज्ड टू बी 90 पैसे। हाउ मच? 90 पैसे। और आज इस देशी घी वाली क्वालिटी जो उस समय 90 पैसे 1 किलो की या 1 रुपए की 1 किलो की रही होगी, वो आज लगभग 800-900 रुपए मिलती है। समझ में आ गया? तो आज पर डे सैलरी 9,000 रुपए होना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया? महीने भर का कितना हो गया भाई? 2.5-3 लाख रुपए। गुड MBS डेफिनेटली, गुड इंजीनियर्स, बीटेक एमटेक डेफिनेटली गेट दिस मच मनी। तो वो जमाना और था, महंगाई बहुत कम थी। मैं ही आपको बता रहा हूँ 28 रुपीज लीटर पेट्रोल था व्हेन आई वाज इन क्लास 11-12। 28 रुपए लीटर, आज 96 रुपीज लीटर है, लगभग 4 टाइम्स आप बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3.75 टाइम्स। तो भाई कमाई भी उस हिसाब से बढ़ी। तो कीन साहब ने अपने जमाने की बात की, तो जब JB से साहब का जमाना था
वहां पे लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे होते ही नहीं थे, और जितने थे उनको नौकरी इजिली मिल जाया करती थी, और जो नहीं करना चाहते थे वो आवारा टाइप के थे। बट किन्नेजियन थ्योरी क्या बोलती है, कीन साहब की थ्योरी, कि भाई एम्प्लॉयमेंट वॉलेंट्री भी है एज वेल एज, सॉरी सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट वॉलेंट्री भी एज वेल एज इनवॉलेंट्री भी है। तो उन्होंने उस जमाने के हिसाब से थ्योरी लिखी, उन्होंने इस जमाने के हिसाब से लिखी। समझ में आ गई बात? डेज वर देयर जब लोकल जनरल मर्चेंट शॉप वाला आपको दुकान पे भी ठीक से एंटरटेन नहीं करता था। आज भाभी जी फोन कर दीजिएगा, पर्चा भेज दीजिएगा, मैं सामान घर पे पहुंचा दूंगा। व्हाई ही इज डूइंग दिस? व्हाई ही इज डूइंग दिस? बिकॉज रिलायंस स्मार्ट पॉइंट्स आर देयर, आदित्य विजन करके भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर नया खुलने लग गया आजकल। तो ये इतना कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, तो इन्होंने भी अपने आप को चेंज कर लिया। समझ में आ गया? अभी आपको मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा बिजनेस में, तो पढ़ाऊंगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज देयर, सर्विस कॉन्सेप्ट इज देयर, सोसाइटल कॉन्सेप्ट इज देयर, कॉन्सेप्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। समझ में आ गया? चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। सो शॉर्ट रन में डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल कैसे होगा? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, सेम वही चीज है बच्चों, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई एंड एस इक्वल टू सी प्लस एस। तो सी और सी अगर दोनों में सेम हो जाए तो सिर्फ एस और आई को सेम कर लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। प्लीज कॉपी दिस। सो देयर आर टू अप्रोचेस एज आई सेड, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। The first is aggregate demand and aggregate supply approach. Write down in your copies. Using approach 1, AD and AS approach. So चलो ना, आपको ग्राफ एक ड्रॉ करना पड़ेगा, झटपट ड्रॉ कर लीजिए। Y axis represents aggregate demand and X axis represents income. आपको नजर आ रहा होगा ये जो slant upward rising है चिल्ड्रन, is it starting from origin? No, it starts above that. जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? कंजम्पशन है कि इनकम है? कंजम्पशन। इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस? ऑटोनोमस। जो लोग नहीं बता पा रहे ऑटोनोमस, वो ऑटो चलाएंगे। टू सेक्टर मॉडल इज देयर चिल्ड्रन, और ये टू सेक्टर मॉडल कुछ इस तरह का है कि जितना पैसा आप कमाएंगे उतना पूरा का पूरा आप खर्च कर देंगे। देयर इज नथिंग लाइक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। गॉट इट क्लियर? तो वेरी क्विकली इस कॉम्पोजिशन को झटपट आप लिख लें। तो लेट मी हैव अ शॉर्ट फॉलो अप एक्सप्लेनेशन, कुछ नया तो नहीं है। So it says that in the economy, income is 180 and people are so called spending. Sorry children. Output is 180. मैं income यहाँ पे नहीं बोलूंगा, I'll be saying income here, ठीक है? Because हमने ये पढ़ा है AS equals to Y. तो 180 के goods and services प्रोड्यूस हुए, तो FOPs को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के नेम पे कितना मिला होगा? 180। बट थोड़ी खर्च करने की हैसियत ज्यादा है, हाथ में राजयोग होगा इनका, तो ये 200 खर्च करना चाहते हैं। सो दे आर विलिंग टू स्पेंड मोर और लेस चिल्ड्रन? हाउ मच मोर आर दे विलिंग टू स्पेंड? आंसर 20। ये लोग एक्सेस स्पेंड करना चाहते हैं। कहां से स्पेंड करेंगे? इनकम तो है नहीं बेचारों के पास, सेविंग्स नेगेटिव हो जाएंगी। बट एज आई टोल्ड, ये एडीएस अप्रोच है, तो हम बस आपको बता दे रहे हैं, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन इनकम लेवल गोज अप टू 210, आउटपुट क्योंकि ज्यादा था, तो 210 का अगर आउटपुट हुआ तो एफओपीज को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के नाम पे कितना मिला? 210। बट दे आर स्पेंडिंग 220। कहां से खर्च करेंगे बेचारे? सिंपल एज दैट। तो देयर सेविंग्स हैपन टू बी नेगेटिव, या तो किसी से बोरो करेंगे ऐसे कोड़ी की तरह, और या तो सो कॉल्ड पास सेविंग से विड्रॉ करेंगे। अभी आगे मत सोचिएगा, वील स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। कंट्री में 300 करोड़ का आउटपुट है, 300 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज बने, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के नाम पे एफओपीज को हाउ मच मनी इज डिलीवर्ड? 300 करोड़। बट दे ओनली विश टू स्पेंड हाउ मच? 280। तो ये 20 करोड़ रुपए तो अपने घर में रख रहे हैं, तो 280 करोड़ रुपीज इनकी पॉकेट से वापस प्रोड्यूसर्स के पास जाएगा। बट बाजार में गुड्स कितने के हैं चिल्ड्रन? 300 करोड़ के, बट डिमांड कितनी है? सिर्फ 280 करोड़। तो कंट्री विल हैव सो कॉल्ड सप्लाई मोर देन डिमांड, और यहाँ पे व्हाट वाज हैपनिंग चिल्ड्रन? डिमांड वाज मोर देन सप्लाई। तो यहाँ पे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट था और यहाँ पे डिफ्लेशनरी इफेक्ट। सेम इज द केस हियर आल्सो। कंट्री में 270 करोड़ रुपीस के गुड्स एंड सर्विसेज बन के मार्केट में आ चुके हैं,
एफओपीज को कितना पैसा मिलेगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के नाम पे? 270, बट दे विश टू स्पेंड ओनली 260. हाउ मच दे आर अर्निंग? दे हैव, बट दे नॉट विश टू स्पेंड 10. तो अगेन चिल्ड्रन, आपकी इनकम ज्यादा है बट डिमांड कम है, तो भाई सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर, पीपल हैव मोर मनी बट खर्च नहीं कर रहे हैं, तो कंट्री में क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन. इतना समझ में आ गया? तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो आपको लिखना है वो ASAD देख के लिखना है, सेविंग से कोई लेना देना नहीं है. 240 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में आ गए. एफओपीज आर गेटिंग रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के नाम पे कितना? 240. एंड दे विश टू स्पेंड हाउ मच चिल्ड्रन? 240. Will there be anything like AD more or less than AS? No, it will be equal. तो कंट्री में ना इन्फ्लेशन होगा ना डिफ्लेशन. पढ़ाया जाता है क्लासरूम के अंदर. वेरी 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 सुपर शॉर्ट पीरियड के लिए ये कांस्टेंट हो सकता है, बट फॉर इवन शॉर्ट पीरियड भी ये कांस्टेंट नहीं होगा. किसी दिन डिमांड ज्यादा, आप सो कॉल्ड Amazon पे देखिए, जब उनको लगता है प्रोडक्ट कम बिकेगा, उनको पता है किस महीने में कम बिकेगा. व्हाट इट क्लियर? ड्यूरिंग अगस्त सितंबर सेल इज वेरी लो बेसिकली. क्यों भाई? इंडिया में हर जगह तो बरसात होती रहती है, बिजनेसेस उतने ज्यादा प्रोपेल नहीं करते, लोगों की अर्निंग्स कम होती हैं. देन स्टार्ट द फेस्टिव सीजन फ्रॉम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बेसिकली. तो इनको लगता है अब कस्टमर की विलिंगनेस होगी पैसा खर्च करने की, तो ये अपनी ग्रेट इंडिया फेस्टिवल, बिग बुलियन सेल, स्मॉल चाइना सेल, पता नहीं क्या क्या आता रहता है इनका, ये इसी पीरियड में लॉन्च करते हैं. समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. आपको एक ये ब्लू लाइन नजर आ रही है चिल्ड्रन, 90 डिग्री का बाइसेक्टर, 45 डिग्री का एंगल, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये AS को रिप्रेजेंट कर रहा है. गॉट इट? ड्रॉ दिस ऑल्सो. यहाँ पे लिख भी लीजिएगा, वैसे तो लिखा होगा यहाँ पे, नॉट टू वरी. Y इक्वल्स टू C प्लस S, और AS आपको लिखना पड़ेगा. AS इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू C प्लस S. इक्विलिब्रियम लेवल नजर आ रहा है बच्चों सबको? एवरीबडी? इक्विलिब्रियम लेवल के आगे टुवर्ड्स अपर साइड ब्लू लाइन ऊपर है, दैट इज इनकम इज मोर बट स्पेंडिंग इज लेस. तुम्हारी सेविंग्स क्या होंगी? पॉजिटिव. और यहाँ पे चिल्ड्रन स्पेंडिंग इज मोर बट इनकम इज लेस, तो सेविंग्स क्या होंगी? लिख लीजिए, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन नहीं है इसका. सो इक्विलिब्रियम लेवल सबको समझ में आ गया कहां पे है? पक्का एक दो बातें मैं और बताऊंगा आपको इस थ्योरी में. तो 240 is denoted as letter Y, equilibrium level of income. Putting something else, children, for your better understanding. Ready to listen? Children, everybody is able to see 300 की income. What have I denoted as Y1? सबको नजर आ रहा है? तो at Y1, I repeat children, at Y1, your aggregate supply, that is income, is equal to M300. सर ये M300 क्या है? भाई M is the point at the upper end और 300 आपका so called income है, तो मैंने इसको M300 लिख दिया. But your demand is, let us say, K300. So children, at this point what do we observe as MK? माइकल जैक्सन मत समझिएगा. So M300 is the income जो आपके जेब में पैसे हैं, K300 is the demand. तो कमा रहे हो M300 और खर्च करना चाह रहे हो K300. डिफरेंस MK रिप्रेजेंट्स व्हाट? MK का जो गैप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव सेविंग्स तो आ ही रही है, बट ये और भी कुछ बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. मैं फिर से बोल देता हूं, आप कमा रहे हैं M300 और खर्च कर रहे हैं K300. व्हाट इज दिस MK? MK क्या है? रटी रटाई बातें प्लीज मत बताइए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलिए. ये तो स्कूल में 4 लेक्चर पढ़ के चले आए हैं, वही बकवास कर रहे हैं. MK, अच्छा चलो मैं वैल्यू बोल देता हूं. आप कमा रहे हो 300 रुपए और खर्च करना चाह रहे हो 250 रुपए, तो दिस 50 रुपी डिफरेंस एकदम सिंपल भाषा में क्या होगा? एकदम सिंपल लैंग्वेज में
सेविंग हो गई। और सिंपल बोलते हैं थोड़ा सा, मनी इज बीइंग अर्नड बट नॉट स्पेंड, मनी इज बीइंग अर्नड बट नॉट स्पेंड। अब पैसे तो हैं आप जैसे कंज्यूमर के पास, बट आप मेरे जैसे प्रोड्यूसर के गुड्स नहीं खरीद रहे हो। तो मैं सो कॉल्ड सवेरे उठ के भगवान से, ऊपर वाले से क्या प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान गुड्स दे जाए, गुड्स दे जाए, गुड्स दे जाए, गुड्स दे जाए, गुड्स दे जाए। बट नालायक कोई आ ही नहीं रहा खरीदने के लिए, आप खरीद ही नहीं रहे हैं। सो कंट्री में जब तक ये एम के स्टॉक बिक नहीं जाता, विल आई कंटिन्यू टू प्रोड्यूस फर्दर? नो। सो दिस एरिया एम के रिप्रेजेंट्स व्हाट चिल्ड्रन? डिफ्लेशनरी गैप। ग्राफ में है ना, इसलिए डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप। समझ में आ गया? तो यहां पे एम के गुड्स एक्सेस है, मार्केट में सेल नहीं हो रहे, जब तक ये बिक नहीं जाता तब तक हम फर्दर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और वर्कर्स को क्या बोलेंगे? जय माता दी, जोर से बोलो, जागरण करो, जाके अपने घर रहो, आने की जरूरत नहीं है। तो सो कॉल्ड ये जो Y1 लेवल ऑफ इनकम है चिल्ड्रन, ये रिड्यूस होके कितना हो जाएगा? Y हो जाएगा। तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम पे आने के लिए एम्प्लॉयमेंट लेवल विल रिड्यूस, इनकम लेवल विल रिड्यूस। हाउ? लात मार के बाहर कर देंगे नौकर, कल से मत आना दुकान पे, until unless my excess stock gets sold। ये कहानी सबको समझ में आ गई? ये कहानी समझ में आ गई बच्चों? पक्का? चलिए, यूजिंग ब्राउन कलर टू फर्दर मार्क चिल्ड्रन। क्या मार्क करूंगा, ध्यान से देखिएगा। 180 पे मैंने कुछ मार्क किया है बच्चों, इज इट विजिबल टू ऑल? चिल्ड्रन 180 पे कुछ मार्क किया है, इज इट विजिबल टू ऑल? 180 पे समथिंग इज बीइंग मार्क्ड, इज इट विजिबल टू ऑल? लोग बोल ही नहीं रहे हैं। Yes, sir. चलिए, तो ये वाला जो पॉइंट है और जो ये वाला, सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है, रुक जाइए एरो ड्रॉ कर देता हूँ। ग्राफ थोड़ा सा मिनिएचर बना है, नॉट टू वरी। दिस एरो एंड दिस एरो नजर आ रहा है बच्चों? ऊपर नीचे दो एरोस। जो मेरी बात नहीं सुन पा रहे, मैं उनके लिए फिर से बोलता हूँ, दो एरोस नजर आ रहे हैं? येलो इज AD, इट इज N, it is N. So your demand is N180, सुनाई पड़ा? एंड ये वाला जो पॉइंट है 45 के ठीक ऊपर जो कर्व है वहां पे, AS इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू Q180। आप कमा रहे हैं 180 रुपए, बट खर्च करना चाहते हैं 180 से ज्यादा, 200 रुपए। सो चिल्ड्रन, ये जो डिफरेंस है NY, दिस सॉरी NQ, it represents your spending capacity is more than what you earn। आप खर्च ज्यादा करना चाहते हो in comparison what you are earning, बट मार्केट में उतने गुड्स है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पैसे कहां से मिले? जॉब से। जॉब आपने कहां पे किया? प्रोड्यूसर किया। क्या जॉब किया आपने? गुड्स बनाए। तो जितने के गुड्स बने 180 करोड़ के, उन्होंने आप जैसे हमारे जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 180 करोड़ दे दिया। बट हमारी चाहत कितने रुपए के गुड्स खरीदने की है? 200 करोड़। क्या मार्केट में गुड्स हैं चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल, मार्केट में गुड्स नहीं है। तो मार्केट सफर्स फ्रॉम शॉर्टेज और सरप्लस। वेरी गुड, एक्सेलेंट। मार्केट सफर्स फ्रॉम शॉर्टेज। जब तक ये शॉर्टेज रहेगी चिल्ड्रन, तब तक दाम बढ़ते रहेंगे। द पीरियड इज नोन एज इन्फ्लेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे ये जो गैप नजर आ रहा है बच्चों, जिसको मैंने ये रेड कलर से पूरा फिल कर दिया, दिस गैप रिप्रेजेंट्स व्हाट? डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप। और इनकम लेवल इज Y2। प्रोड्यूसर और वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगा ताकि आउटपुट बढ़ाएं, और इनकम Y2 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? सो ये कंप्लीट थ्योरी है। समझ में आ गया? अगर 6 मार्क्स का आंसर आएगा तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। 4 मार्क्स में आया तो बस इक्विलिब्रियम जो स्लाइड में स्टार्टिंग में था, सिर्फ उतने में ही आपको नंबर मिल जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? कंफर्म? चलिए, अपडेट फास्ट चल। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। सबको समझ में आ गया कैसे इक्विलिब्रियम लेवल आएगा? चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। चेंज इन इक्विलिब्रियम भी सब लोग समझ गए शायद। चलो,
saving and investment approach we'll be doing in the next lecture. Okay, तो क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करना है, खराब लगी होगी तो लाइक और कमेंट दोनों करना है।